बहुत दिन हुए मैंने आप लोगों को अपनी हॉस्पिटल की लाइफ नहीं दिखाई है, तो चलो आज मैं आप लोगों को अपने साथ राउंड पर लेकर चलता हूँ। वार्ड में सबसे पहले इनके पास चलते हैं जिनको 5 दिन पहले हमने स्पाइन ट्यूमर के लिए ऑपरेट किया था, और आज इन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया है। हाथ भी इनके अच्छे से काम कर रहे हैं, तो अब हमें कोई डर नहीं है और आज हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। फिर हम दूसरे एक पेशेंट के पास चलते हैं जो एक बहुत ही बड़ा ट्यूमर लेकर हम लोगों के पास एडमिट हुई हैं, और हम इनको बिल्डअप कर रहे हैं ताकि इनका ऑपरेशन अच्छे से कर सकें। ट्यूमर भी काफ़ी बड़ा है और एज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस टाइप के ऑपरेशंस में काफ़ी खतरा होता है। और न्यूरोसर्जिकल प्रैक्टिस इसी मामले में बहुत ख़राब मानी जाती है, क्योंकि प्रोग्नोसिस किस पेशेंट की कब ख़राब हो जाए, मॉर्बिडिटी किस पेशेंट को कब हो जाए, कौन सा पेशेंट महीनों तक वेंटिलेटर पर रह जाए, किसी को कुछ पता नहीं होता। इसीलिए ऑपरेशन से पहले बार बार सबको समझाना पड़ता है कि इस ऑपरेशन के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कितने % चांस है इस बीमारी से ठीक होने के, कितने % चांस ऐसे हैं कि इस बीमारी से सब कुछ करने के बाद भी मरीज ठीक नहीं होते। ये एक ऐसा कन्वर्सेशन होता है जो मैं कभी करना नहीं चाहता, बट ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी इलाज शुरू करने से पहले अटेंडेंट्स को उसके बारे में रियलिटी पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम एक तीसरे पेशेंट के पास चलते हैं जिनको 6 दिन पहले हमने ऑपरेट किया था। इनके पैरों में पावर ऑपरेशन के बाद भी बहुत खास नहीं आई है, लेकिन मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से हमने ऑपरेशन किया है धीरे धीरे इनके पैरों में पावर आना शुरू होगी। फिर अगेन वार्ड के बाहर सबसे बात करना, सबको समझाना। और वार्ड में इतने ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट नहीं होते, तो यहाँ बातचीत जल्दी ख़त्म हो जाती है। जब आईसीयू की बात आती है तो ये बातचीत बहुत लंबी चलती है। फिर मैं मेल वार्ड में जाता हूँ जहाँ पर ये पेशेंट है जिनको स्पाइनल कॉर्ड में डिस्क की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इनका ऑपरेशन हमने कल के लिए प्लान किया है। फिर एक अगले पेशेंट से मिलता हूँ जो 15 दिन से मेरे पास भर्ती है और उसकी कंडीशन अब काफ़ी बेहतर है पहले से, जिसको आज हम डिस्चार्ज करने वाले हैं। वार्ड का राउंड लेने के बाद मैं ओटी की तरफ जाता हूँ। वहाँ जाकर पता चलता है कि अभी पेशेंट में एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर का थोड़ा काम रह गया, अभी ऑपरेशन शुरू करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ओटी के बाहर ही पेशेंट बुला लेता हूँ और ओपीडी के पेशेंट वहीं पर देखना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है यार। और फिर इन सारे पेशेंट्स को देखकर मैं ओटी में चला जाता हूँ, जहाँ पर हम लोग आज एक स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन करेंगे। जो एक 60 साल की माता जी हैं जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिनसे चला नहीं जाता, तो इनकी स्पाइन में पेज स्क्रू डालकर इनके स्पाइन को फिक्स करेंगे और नसों के ऊपर जो दबाव है उसको हटा देंगे। आई होप उसके बाद इनकी कंडीशन काफ़ी बेटर हो जाएगी। ऑपरेशन खत्म करने के बाद मैं फिर से आईसीयू का राउंड लेता हूँ, ओपीडी जाकर बाकी सारे बचे हुए पेशेंट्स को देखता हूँ। शाम को फिर से वार्ड का राउंड लेता हूँ, ये देखता हूँ कि जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया है वो ठीक है या नहीं है। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है हॉस्पिटल में कि मुझे पता ही नहीं चलता कि 10 से 6 कब बच जाता है। और चाहे आईसीयू हो या ओटी हो या ओपीडी हो, मरीज बड़ी उम्मीद से बड़े दूर दूर से आते हैं और सबकी उम्मीद पर एक साथ खरा उतर पाना बड़ा मुश्किल होता है। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे पास आए वो सेटिस्फाई होकर वापस जाए। और जिम्मेदारियाँ यही खत्म नहीं होती। हॉस्पिटल की जिम्मेदारियों के बाद मेरे ऊपर होती हैं घर की जिम्मेदारियाँ। घर में सिस्टर्स के बच्चे आए हुए हैं, तो आज मुझे उनको मॉल लेकर जाना है। लेकिन नीट यूजी स्टूडेंट्स, मैं जाने से पहले आपको कुछ बताकर जाना चाहता हूँ। सो गाइज, आप लोग भी मेडिकल या इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो बट कंफ्यूज्ड हो कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो कोटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसको एजुकेशन हब भी कहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कोटा बेस्ट है जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। बट आप फिर सवाल पूछोगे कि सर कोटा में तो इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ किससे करें, तो आई थिंक मोशन इज बेस्ट फॉर नीट एंड जेईई प्रिपरेशन। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली उनका कैंपस विजिट किया था। एंड वहाँ पर नर्चर बैच, यानी कि वो बैच जो 10th एंड 11th के स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो स्टार्ट हो रहे हैं 26 जून एंड 10 जुलाई से। एंड अचीवर बैच जो कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो भी स्टार्ट हो रहे हैं 26 जून और 10 जुलाई से। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लो, वेट बिल्कुल मत करो। और इसके साथ साथ बम्पर स्कॉलरशिप भी है। फिर आप मुझसे पूछोगे व्हाई मोशन इज बेस्ट, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट एकेडमिक सिस्टम है, अटेंशन है, केयर है, और सबसे अच्छी चीज़ है मोशन की एआई बेस्ड डीपीपी मशीन। एंड अगर कोटा नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, कोटा को ही अपने घर ले आओ इनकी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके। वहाँ पर 17 जून से बैच स्टार्ट हो गई हैं, जो कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी है और 11th-12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए भी है। सो गाइज, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप इसको ध्यान से देखना। मैं ज़रा चेंज करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के साथ मॉल जाना है। तो गर्मियों की छुट्टियों में ये सब मेरे पास आए हुए हैं, और जब से मेरे पास ये आए हैं तब से एक ही जिद लगाए हुए हैं कि मामा मॉल लेकर चलो, मामा मॉल लेकर चलो। मैं हॉस्पिटल में इतना थक जाता था कि रोज़ इनसे कह देता था कल चलेंगे, पर आज जब मैंने इनसे कहा कि कल चलेंगे, तब इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और बोले आज ही चलेंगे। और मॉल में बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। वो अच्छी इसलिए मुझे लगी क्योंकि उन्होंने जो थीम दी थी वो फॉरेस्ट की थीम लगा रखी थी, जिससे लोगों को ये मैसेज मिल रहा था कि यार फॉरेस्ट, पेड़ पौधे हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस गर्मी के मौसम में जब चारों तरफ एसी हम लोग चिल्ला रहे हैं, उस टाइम हमको रियलाइज़ होता है कि पेड़ पौधों को काटना कितनी बड़ी गलती है। फिर हम लोग वहाँ पर खाना पीना खाते हैं, घूमते हैं और बहुत सारा एंजॉय मैं इन बच्चों को कराता हूँ। और बाद में इनसे पूछता हूँ अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई ना। तो गाइज़, ये थी मेरी लाइफ। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को भी डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज ही से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो।